Welcome back students in software architecture and design course. We are at week 13 and today we are going to cover part 3rd of this week. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो हमारा मकसद था वो ये था कि जो सॉलिड डिज़ाइन पैटर्न्स हैं उनको हम वाइंड अप करें। तो सॉलिड के रिस्पेक्टिव से जो हमारे पास जो 5 हमने पैटर्न्स देखे उनका मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ अगेन। जो फर्स्ट जो सॉलिड में जो एस है दैट रिप्रेजेंट्स सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमें बताता है अ क्लास शुड हैव सिंगल रीज़न टू चेंज। मतलब जैसे कुछ चेंज आएगा, रिक्वायरमेंट में चेंज आएगा तो क्लास में कोई सिंगल रीज़न होना चाहिए जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर क्लास को चेंज किया जाए। ये ना हो कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट को आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ एक सिंगल क्लास में और रिक्वायरमेंट चेंज आने से उस एक सिंगल क्लास में चेंज करने से एक्चुअली वो मल्टीपल मतलब एक कंसेप्ट को चेंज करने से बाकी कंसेप्ट में रीडिप्लॉय करने पड़े। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी एक्सेस ऑफ चेंज। वो जो चेंज है अगर ये चेंज नहीं आ रही तो ये शायद हमारे बहुत काम की नहीं बनती, लेकिन डेफिनेटली इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स वन थिंग इज़ कांस्टेंट दैट इज चेंज। तो चेंज के आइडेंटिफिकेशन और क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमें यहाँ पे ख्याल करना होगा। जो दूसरी हमारे पास थी वो चीज़ वो ये था कि ओ सॉलिड में जो ओ है उसमें था जी ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है जी? ये प्रिंसिपल कहता है सॉफ्टवेयर एंटिटीज शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। अब ये आइडेंटिफाई करना है आपने वो एरिया, वो रीजन जहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि चेंज आएगा। तो जो चेंज आएगा इस सेंस में कि न्यू रिक्वायरमेंट्स इसमें आएंगी या अपडेट होगा, रिक्वायरमेंट में चेंज आएगा तो हम इन रिक्वायरमेंट्स को इस रीजन को कहेंगे जी ओपन, और वो रीजन जहाँ पे रिक्वायरमेंट चेंज नहीं आ सकती या नहीं आएगी हम उन्हें कह देंगे क्लोज। तो वो जो सोर्स कोड हमने इसको लिखा होगा वो हमारे पास क्लोज्ड होगा। तो जो हमारे पास OCP है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इंटरफेसेस चाहिए और इनहेरिटेंस को हम यूज़ करेंगे। डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इनहेरिटेंस का मकसद ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस का मकसद ही इनहेरिटेंस होता है। दूसरे नंबर पर हमने फिर इसमें जो बात की वो ये थी कि पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू हम स्टैटिक टाइप देखते हुए कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल करेगा अंडरलाइन जो भी मेथड यहाँ पे कॉल होगा। फिर हम चले गए थे जो सॉलिड में से जो इसका जो एल वाला गैप जो है पार्ट उसमें था लिस्कव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। बार्बर लिस्कव ने कहा था कि जो अगर एक एस टाइप है जो कि ड्राइव हुई है टाइप टी से, अगर वो बिहेवियरली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती टी को तो फिर हमने रॉन्ग एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे कर ली है। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना होगा, हम इस हिसाब से हमें ये जो इज़ अ काइंड ऑफ है इसको अब डिफरेंट एंगल से देखना होगा। उसमें फिर हमने तो एग्जांपल देखी थी जिसमें बर्ड की क्लास थी और वहाँ से इनहेरिट किया था हमने पिजन को और ऑस्ट्रिच को, और फिर हमने देखा कि हमें इज़ आ के चक्कर में तो वो चीज़ पूरी हो रही थी लेकिन बिहेवियर कंपेटेबल नहीं हो रहे थे फ्लाई का मेथड। फिर हम लोग चले गए थे इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। इसमें क्या था कि जैसे हमने क्लास में बात की थी कि मल्टीपल किस्म के सर्विसेज आप सिंगल इंटरफेस में ना लेके जाएं। अब अगर आप मल्टीपल सर्विसेज इंटरफेस में ले जाएंगे तो उससे नुकसान क्या होगा, जो क्लास या इंटरफेस ड्राइव करेगा इस इंटरफेस से तो उस एक इंटरफेस को या मल्टीपल जो जितनी भी इंटरफेस क्लासेस होंगी उनको वो फंक्शनैलिटी भी इनहेरिट करनी पड़ेगी जो उसको नहीं चाहिए। इनहेरिट डेफिनेटली करनी पड़ेगी लेकिन इम्प्लीमेंट भी करनी पड़ेगी जो उसको वो नहीं चाहिए। तो ये इशू है जो हमें यहाँ पे आएगा। तो इन्फोर्समेंट हमें यहाँ पे ब्रेकआउट करनी है, किस तरह से इंटरफेसेस को सेग्रीगेट करें इनटू स्मॉलर इंटरफेसेस या स्मॉलर सर्विसेज में। और फिर आखिर में हम चले गए थे जी डिपेंडेंसी इनवर्जन प्रिंसिपल। ये कहते हैं कि लो लेवल क्लासेस should not depend upon abstraction. Actually low level classes and high level classes should not depend upon abstraction, both should depend upon low level classes should not depend upon high level classes या high level classes should not depend upon low level classes, both should depend upon abstraction। इसमें का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि बजाय के डायरेक्ट जो हम डिपेंडेंसी कर रहे हैं लो लेवल हाई लेवल क्लासेस में, क्यों ना एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू ये काम किया जाए
तो एब्स्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने करना क्या चाहते हैं, मेंटेनेबिलिटी एक्सटेंडेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं। तो उस रिस्पेक्ट से हम लोगों ने फिर एक जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कुकिंग की एग्जांपल देखी थी, उसमें हम देखा था कि एक हमारे पास हायरार्की थी इंग्रेडिएंट्स की, और जो दूसरी हमारे पास हायरार्की थी दैट बिलोंग्स टू जी क्या था उसमें, रेसिपीज़। तो ये इस तरह से हम फर्दर इंग्रेडिएंट्स को उसमें ऐड कर सकते हैं, फर्दर रेसिपीज़ को ऐड कर सकते हैं, इस तरह से हमारा ये काम चलेगा। तो आज हम इस कोर्स के जो आखिरी और वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है वो जी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स। आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपका जो सीवी है, डेफिनेटली इनिशियलाइजेशन में बिगनिंग लेवल में बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त जब आप अपने सीवी में लिखेंगे कि आप लोगों ने डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में पढ़ा हुआ है और इसको अप्लाई भी किया हुआ है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो आपको अपने सीवी की वर्थ का उस वक्त आइडिया होगा जब आप जॉब पे हायर होंगे या इवन आपसे इंटरव्यू में जब पूछा जाएगा। तो आई होप बेशक अब अभी से जो रियल सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम कर रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा इस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स के क्या इंपॉर्टेंट है। तो आज से ऑनवर्ड हम शुरू करने जाएंगे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये टोटल डेडिकेटेड है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स आए कहाँ से और कितने किस्म के क्लासिफिकेशन है इन पैटर्न्स की, और हर क्लासिफिकेशन में कौन कौन से पैटर्न्स हैं, तो ये जानना मकसद है हमारा इस लेवल के ऊपर। तो अब हम जरा मूव करते हैं जी इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न्स। ये बात शुरू होती है क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर से। 1979 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, द टाइमलेस वे ऑफ बिल्डिंग्स, ये इनकी बुक थी। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पहली बार जो नोशन थी पैटर्न और पैटर्न लैंग्वेजेस, इस पे इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया दुनिया को कि पैटर्न भी होता है, पैटर्न लैंग्वेज भी होती है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये जो बुक मैं अभी आपको बता के हटा हूँ, द टाइमलेस वे ऑफ बिल्डिंग, ये आर्किटेक्चर की बुक थी, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर नहीं, सिविल आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग से इसकी बुक थी। और अगेन आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ इट, तो मैं आपको पहले बता चुका कि बहुत सी जब सॉफ्टवेयर को हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को कन्वर्जन किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो बहुत सी चीज़ें हमने ड्राइव की, इनहेरिट की, वो थी थ्रू सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है, हमने उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई करने की कोशिश की। अच्छा, बेसिकली अलेक्जेंडर साहब करना क्या चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि इंजीनियरिंग के अंदर कॉमन प्रॉब्लम्स कौन से हैं और इन कॉमन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट में रेलिवेंट प्रॉब्लम अगेंस्ट में सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब ये करना क्या चाहते हैं कि इन कॉमन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के रेलिवेंट में क्रिएशन ऑफ बिल्डिंग्स एंड कम्युनिटीज़ पे काम करना चाह रहे थे। अच्छा, अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लें जी, ये है जी बुक को टाइमलेस वे ऑफ बिल्डिंग्स। तो इनके बारे में ज़रा क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर के बारे में बता दें। जो इनका जो स्कूलिंग थी, बेसिक तो ये ऑस्ट्रिया से हैं, वियना ऑस्ट्रिया में 1936 में या 1938 में इनकी बर्थ हुई थी, फिर ये मूव कर गए थे इंग्लैंड। अच्छा, इंग्लैंड आजकल वैसे ये होते हैं अमेरिका, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली में आई थिंक। अच्छा, तो जब वहाँ पे मूव किया तो इनका जो बैकग्राउंड है, इनको जो पहला जो अवार्ड मिला था, अवार्ड तो नहीं मतलब कि जो इनको स्कॉलरशिप मिला था बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर, वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में था। उसके बाद इन्होंने आगे फिर जो फील्ड की वो थी कि इन्होंने ऑस्ट्रिया से ही जो बीएससी की थी आर्किटेक्चर में। और मज़े की बात है, बीएससी एक्चुअली 1936 में पैदा हुए थे, लेकिन जो बीएससी वहीं से की थी, इंग्लैंड से या किसी और, जो ये आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। एनीवे इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने बीएससी आर्किटेक्चर की, और इससे पहले जो इनका फील्ड में एक्सपर्टीज थी वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री थी, वे बीएससी आर्किटेक्चर की, फिर एमएससी मैथमेटिक्स की। ठीक है जी, तो यहाँ से इन्होंने काम किया। अच्छा, उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये आर्किटेक्चर में ये पहले पीएचडी हैं, फर्स्ट एवर पीएचडी हैं। और अब क्वेश्चन ये है कि ये तो एक आर्किटेक्ट है, सिविल इंजीनियर है, तो हम इन्हें कहाँ फिट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, इनकी एक इन्फ्लुएंस जो इनका बनता है, फर्स्ट बुक जिसकी वो है थी नोट्स ऑन द सिंथेसिस ऑफ फॉर्म। यहाँ से इन्फ्लुएंसेस आना शुरू हुआ इनका कंप्यूटर साइंस में। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर आप देखें जो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, उनमें इनका जो काम है बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। मतलब इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं पैटर्न्स के, इवन ये जो डिज़ाइन पैटर्न्स हम पढ़ रहे हैं, पैटर्न लैंग्वेज भी
ये इन्हीं की मेहरबानी से दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सा काम सिविल इंजीनियर के तौर पे किया, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और भी बड़ी चीज़ें इसमें आई हैं। इवन अगर आप देखेंगे कि इनकी जो बातें हैं वो इतनी ज़्यादा हुई कि जो MIT की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब थी 60-70s में, उन्होंने जो मार्विन मिन्स्की हैं उन्होंने इनके काम को वहाँ पे मतलब एज अ लेके चले, और इवन 60-70 के दौर में प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के डिज़ाइन के ऊपर, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के ऊपर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मेथोडोलॉजीज़ हैं, इनका काम का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ इन सब डोमेन्स के ऊपर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक सिविल इंजीनियर की जो आर्किटेक्ट हैं, एक सिविल इंजीनियर की बुक्स हैं, वो हमें किस तरह से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, इवन अभी तक इजाज़त तक इनका काम पहुँचा है। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह से ये इन्फ्लुएंस्ड है कंप्यूटर साइंस के हवाले से। अगेन ये नो था कंप्यूटर साइंटिस्ट, ठीक है जी। तो ये आपको, लेकिन बट मेरा अपना ख्याल है कि जो मैथमेटिक्स की बैकग्राउंड थी ना, वो शायद वो बहुत कंप्यूटर साइंस में इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। अब शुरू करते हैं जी कि कंप्यूटर में पैटर्न्स का, डिज़ाइन पैटर्न्स का कहाँ से जिक्र आया। तो अगेन केंट बेक और वार्ड किंगडम। अब ज़रा गौर कीजिएगा, वार्ड और केंट ने, जी कौन से लोग हैं जनाब, याद करें थोड़ा सा जी। तो अगर थोड़ा सा आपने याद किया होगा, केंट बेक जो है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, और ये दोनों के दोनों साहब ये वो हैं जिन्होंने CRC मॉडलिंग पे बहुत काम किया था। अब आप देख सकते हैं कि किस लेवल के ये लोग हैं, किस लेवल का अल्लाह ताला ने इनको नॉलेज दिया है, किस लेवल का अल्लाह ताला ने इनको माइंडसेट दिया है कि विजन है ना एक्चुअली जो जिसके थ्रू यहाँ पे आए हैं। यानी वो उपसला 87 में वर्कशॉप हुई थी, और वो जो वर्कशॉप थी उसके हिसाब से वो करना क्या चाह रहे थे कि ये जो वर्कशॉप थी वो स्पेसिफिकेशन, मैं इसको अगर वो स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर थी, और वहाँ पे इनका पेपर पब्लिश हुआ था यूजिंग पैटर्न लैंग्वेजेस फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ठीक है जी। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जो उस वक्त काम वाली बात करें 87 की, उस वक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे इन्होंने पैटर्न्स की बात करना शुरू कर दी थी, और लकीली इन्होंने 5 पैटर्न्स को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई करके दिखाया था यूजिंग स्मॉल टॉक। ये लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज के थ्रू। अब ये पैटर्न्स कहाँ से आए थे, माशाल्लाह से जनाब, ये अलेक्जेंडर के काम में से आए थे। अलेक्जेंडर ने जो हमें तरीके बताए थे अखिल साहब ने, वहाँ से ये यहाँ तक आए, कंप्यूटिंग में आए, उन पैटर्न को अप्लाई किया और स्मॉल टॉक में इसमें एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन दी। अच्छा, फिर क्या हुआ, जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, ये तो काम इस पर शुरू हो गया था केंट बेकर के दौर में। अच्छा, तो जो हमारे पास आती है इसमें डोमेन, इसमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स में, उनका जो सारा क्रेडिट है वो एरिक गैमा, ये इनको जाता है। एरिक गैमा ने 1991 में एक PhD थीसिस के आइडिया के साथ आए, और वो जो थीसिस था वो पैटर्न्स के ऊपर था। और उसके बाद क्या हुआ, इस आइडिया को उन्होंने फर्दर फ्लोरिश किया अपने बाकी 3 दोस्तों के साथ। वो 3 दोस्त कौन से हैं उनके साथ, वो ये हैं, ये लोग आज भी ज़िंदा हैं जी माशाल्लाह, हयात हैं। मेरा ख्याल आप इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मेरा ख्याल ट्विटर भी अवेलेबल होंगे। अच्छा, तो इनमें से एरिक गैमा आपको नज़र आएगा, एरिक है, रिचर्ड है, राल्फ है और जॉन, ये स्वीडिश हैं चारों के चारों, और इन्होंने इस पर वर्किंग शुरू की और इस आइडिया को एक्सपेंड किया। और इसकी एक्सपेंशन में इन लोगों ने करना क्या था कि इसी अलेक्जेंडर काम को पैटर्न्स के हवाले से एज अ PhD इस पे काम करना था। और इन लोगों का काम इस हद तक दुनिया में फ्लोरिश हुआ, पसंद किया गया कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि शायद ही कोई ऐसी दुनिया की यूनिवर्सिटी हो जहाँ पर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस का करिकुलम पढ़ाया जाता हो, ये पैटर्न्स की बात नहीं की जा सकती हो। तो ये है। अच्छा, 1991 में आइडिया सोचा गया, 92 में बाकी लोगों ने इस पर काम शुरू किया, 93 में इन्होंने अपना पहली कैटलॉग जो गैंग ऑफ 4 ने सबमिट की, और वो थी ECOP एक कॉन्फ्रेंस थी, इसको हम कहते हैं जी यूरोपियन कॉन्फ्रेंस ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है जी। और 1993 में इनका जो पहला पेपर पब्लिश हुआ था वो था डिज़ाइन पैटर्न्स, एब्स्ट्रैक्शन एंड रीयूज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, ठीक है जी। ये इनका काम था, और फिर इस तरह से इनका काम
काम आगे मूव करता गया और 1995 में दुनिया ने वो चीज़ देखी जो आज तक इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इन्होंने अपना थीसिस पब्लिश किया, पीएचडी थीसिस पब्लिश किया, जिसका नाम था सॉफ्टवेयर पैटर्न्स, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स, एलिमेंट्स ऑफ रीयूजेबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। ये काम इन लोगों का कंप्यूटर बुक के हवाले से इतना पॉपुलर हुआ कि इससे पहले आज तक कोई थीसिस इतना पॉपुलर नहीं हो सका। तो मैं मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर बुक एवर, और इवन 2010 तक का मुझे आइडिया है, अब तक मुझे नहीं पता। उस वक्त तक 1 मिलियन इसकी कॉपीज़ सोल्ड आउट हो गई थी। यानी कि एक पीएचडी थीसिस है, एक बुक की फॉर्म में पब्लिश किया गया। और पीएचडी थीसिस को पढ़ना पढ़ाना किस हद तक मुश्किल काम है। इवन आप हमारे लोकल मार्केट में जाएंगे, ये बुक अवेलेबल है और बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, 300-350 के पास कहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल से रेट्स पे है। लेकिन डेफिनेट जो पीएचडी थीसिस है तो इसको पढ़ना पढ़ाना थोड़ा आसान काम नहीं होगा। एनी हो, ये थी कुछ ब्रीफ हिस्ट्री सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स की। और इस वजह से इन चारों दोस्तों को कहा जाता है गैंग ऑफ 4। आई होप अब आप अंडरस्टैंड करके होंगे गैंग ऑफ 4 क्या है। तो यहाँ से और मैं ये इनका नाम नहीं लूँगा, तो गैंग ऑफ 4 ही कहा करूँगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये उस वक्त बुक जब इनका थीसिस पब्लिश हुआ तो उस वक्त की बुक है। ये मैंने लेटेस्ट बुक ली थी जब तकरीबन कोई 2-4 साल पहले, ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से वही लोग उस वक्त क्या थे, अभी तक वही फ्रेंडशिप सब चीज़ें भी चल रही हैं। एनीहो, अच्छा, इसमें जो हमारे पास पहले साहब हैं, इनका नाम है जी जिम कॉपलिन। बेसिकली ये है जेम्स ओ कॉपलिन, ये इनका नाम है। इन्होंने बहुत सी बुक्स पब्लिश की हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, एजाइल डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे, पैटर्न्स लैंग्वेज पे, बहुत इनका काम है। इसलिए मैंने इनकी चीज़ को आपके सामने लेके आया हूँ। ये कहते हैं कि अ पैटर्न इन्वॉल्व्स अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रिकरिंग सोल्यूशन ऑफ अ रिकरिंग प्रॉब्लम। बिल्कुल एग्जैक्ट वही बात उन्होंने की है। एक ऐसा प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर के अंदर जो बार बार आ रहा है, तो क्यों ना उसको एक बार सॉल्व कर लिया जाए ताकि वो दोबारा रीयूज़ किया जा सके। तो रीअकर प्रॉब्लम को रीअकर सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। इट आइडेंटिफाइज मोर देन अ सोल्यूशन, इट एक्सप्लेन्स व्हाई द सोल्यूशन इज नीडेड। तो जिम कॉपलिन की बात है। तो ये तो सॉफ्टवेयर के हवाले से उन्होंने बात की है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास थे अलेक्जेंडर साहब, क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर, उनके मुताबिक पैटर्न किसको कहता है। ये कहते हैं डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम विच अकर्स ओवर एंड ओवर अगेन। अगेन वही बात है कि एक प्रॉब्लम है जो बार बार आ रहा है। अब आप चाहते क्या हैं, आप ये डिस्क्राइब करना है इसका कोर सोल्यूशन प्रॉब्लम का। इस तरह से प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने बताना है कि इस प्रॉब्लम को, इस सोल्यूशन को अगर आप मिलियन टाइम्स भी रिपीट करें तो वो आपको सोल्यूशन दे। मतलब ऐसा ना हो कि एक जगह सोल्यूशन चल रहा था, दोबारा उसी प्रॉब्लम पे उसी सोल्यूशन को लगाया गया तो वो काम नहीं चल रहा था। ये पॉसिबल नहीं है। तो पैटर्न हम सिंपल वर्ड में क्या कह सकते हैं कि एक रीअकरिंग प्रॉब्लम है, मतलब दोबारा बार बार होने वाला प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को बार बार सोल्यूशन में लेके जाएंगे और सोल्यूशन सेम ही होगा। सिमिलर सोल्यूशन को, कोर सोल्यूशन आपने ऐसा आइडेंटिफाई किया होगा कि उस डोमेन के उस कॉन्टेक्स्ट, इसमें कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब ज़रूरी नहीं कि एक सिंगल यहाँ पे जब अगर फ़र्ज़ करें आपने एक पैटर्न अप्लाई किया तो उसका सोल्यूशन भी वही सेम अप्लाई किया, उसने वो काम नहीं किया उस जगह पे जाके, तो दैट मीन्स आप कॉन्टेक्स्ट चेक करें वो कॉन्टेक्स्ट सिमिलर था, डोमेन चेक करें वो डोमेन ठीक थी। तो ये हमारे पास है। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न है क्या जी, ये रिकरिंग सॉल्यूशंस हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रॉब्लम्स के। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की बात करें हम, यहाँ पर डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इसको हम अप्लाई करना है। अब हम चाहते क्या हैं, क्या हमारी डिमांड क्या है, हम चाहते ये हैं कि अभी तक हम कर क्या रहे हैं, रीयूज़ अ कोड सोल्यूशन। हम सिर्फ खाली यही नहीं करना चाहते, अब हम चाहते कुछ ऐसा डिज़ाइन हो जो कि आसानी के साथ एक्सटेंडेबल भी हो और आसानी के साथ मेंटेनेबल भी हो, और इस तरह से हो कि प्रोग्रामर भी इसको एक्सटेंड आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है जी। तो ये बड़ा आसान टास्क लगता है लेकिन ये आसान टास्क है नहीं, लेकिन डेफिनेट लोगों ने काम किया है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो अब जब आप लोगों ने अपने प्रॉब्लम का सलूशन सोचना शुरू करना है तो अपने माइंड में ये सोचना है कि क्या किसी बंदे ने ऑलरेडी तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया हुआ मेरे लिए, कि मैं दोबारा री इन्वेंट के व्हील में पड़ जाऊँ। तो ये काम करने के लिए आप लोगों ने करना क्या है
कि अगेन उस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए अपने कॉमन प्रॉब्लम्स को देखें, उन प्रॉब्लम में से आपको रिकरिंग सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। बट मेक श्योर अपने कॉन्टेक्स्ट को आइडेंटिफाई आपने ज़रूर कर लेना है। ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये अभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि क्या डिज़ाइन पैटर्न्स लैंग्वेज पे डिपेंड करते हैं। मतलब हम कहते हैं जी कि ये हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जो C++ में तो इम्प्लीमेंट है लेकिन जावा या C# पे नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे हमारा मकसद क्या है जी, हमारा मकसद है हाई क्वालिटी डिज़ाइन। तो ये हाई क्वालिटी डिज़ाइन होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक ऐसी शेड लैंग्वेज हो जो इंडिपेंडेंट हो किसी भी सादा वर्ड में अगर मैं इसको इंटरचेंज करूँ वो ये है कि डिज़ाइन पैटर्न्स में जो आपने सोल्यूशन प्रोवाइड करना है किसी कॉमन प्रॉब्लम का, वो सोल्यूशन किसी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये पैटर्न एप्लीकेबल नहीं है C# में, जावा में, C++ नथिंग। लैंग्वेज की डिपेंडेबिलिटी किसी किस्म की नहीं है पैटर्न्स के ऊपर। तो आप देखेंगे हर लैंग्वेज में ये एप्लीकेबल है। दूसरे नंबर पर हमारे मुताबिक एक शेड लैंग्वेज है लैंग्वेज के हवाले से। दूसरे नंबर पे हमारे ख्याल के मुताबिक ये एक कॉमन वोकेबलरी भी है। कैसे? इसका जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नज़र आएगा वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, सॉफ्टवेयर की इंप्रूवमेंट के हवाले से। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर जब हम डेवलप कर रहे हैं, हम एक्चुअली डिज़ाइन डेवलप कर रहे हैं, तो डिज़ाइन हमारा कैसा है जी, मेंटेनेबल भी है और रीयूजेबल भी इसमें अवेलेबल है। अगर ये दोनों चीज़ में अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर हाई क्वालिटी का होगा डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से। अगर बात की है तो डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिज़ाइन लेवल में मेंटेनेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी को एक्सटेंड कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली डिज़ाइन लेवल में हमारा एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होगा। तो इसलिए सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है और ये इसकी बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ है। अच्छा जी, अब कुछ चीज़ें जो आपसे शेयर करनी है। नंबर एक बात अपनी माइंड में लेके आइएगा। आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ ली, वहाँ पे आपको क्या आ गया, एब्स्ट्रैक्शन, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। रूल ऑफ थंब क्या है, आप अगर एक अच्छे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन बनना चाहते हैं तो आप कहते हैं जी मुझे एब्स्ट्रैक्शन भी आती है, इनहेरिटेंस का भी पता है, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स का, पॉलीमॉर्फिज्म का, इन सब चीज़ों का मुझे पता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप एक अच्छे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइनर भी हैं। तो क्वेश्चन है कि डिज़ाइनर कौन सा होता है। हमारी फील्ड में जो सिंपल वर्ड में जो डिज़ाइन गुरु है, जिसको हम लीडर कहते हैं, मास्टर कहते हैं, वो ये होता है, वो हमेशा एक ऐसे डिज़ाइन के बारे में सोचता है जो कि फ्लेक्सिबल हो, रिजिड ना हो। मतलब जैसे हम उसको चेंज करने की कोशिश करें उसकी फ्लेक्सिबल है ही नहीं, वो टूट जाए, वो कम्प्लेक्स हो जाए, लेकिन वो एक्सेप्ट ना करे चेंज करो। तो एक अच्छा जो लीडर होगा, डिज़ाइन लीडर, डिज़ाइन गुरु, डिज़ाइन किंग, जो कि हमेशा एक ऐसे डिज़ाइन के बारे में सोचेगा जो फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल इस तरह से होगा कि जैसे वही चेंज आएगी उसके हिसाब से वो मेंटेनेबल होगा। तो कोप विथ चेंज, वो जो डिज़ाइन है वो वेलकम किएगा चेंज को। अच्छा, तो इस हिसाब से अब हम क्या करें, तो अब अपने माइंड को लोड करें और लोड करने के हिसाब से डिफरेंट आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम और उसका डिफरेंट सोल्यूशन में से देखें, फिर उसमें से बेस्ट सोल्यूशन क्या है, फिर इसकी तरफ आएँ। तो मैंने यही कहा था जो डिज़ाइन है एक आइटरेटिव प्रोसेस है। आप शुरू ही में एक बेहतर बिल्डिंग के साथ नहीं आ सकते, शुरू में एक बेहतर डिज़ाइन के साथ नहीं आ सकते, नेवर पॉसिबल। अब हम करना क्या चाहते हैं, अभी तक जो हम खेल रहे हैं, जो हम काम करने की कोशिश है वो है कि कोड को रीयूज़ करें। अब हम चाहते हैं कोड रीयूज़ ना करो। पैटर्न आपसे कहता है कि भाई अपने एक्सपीरियंस को रीयूज़ करो, जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है उस एक्सपीरियंस को रीयूज़ करो उस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए, ठीक है। तो अब आप लोगों ने जो थिंकिंग करनी है वो किसी दूसरे एंगल से करनी है, ना कि इस एंगल से। तो ये जो मैं अभी आपके सामने लेके आया हूँ, तो ये गैंग ऑफ 4 ने जो डेफिनेशन दी है डिज़ाइन पैटर्न्स की अपनी बुक में, तो मैं वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट किया है। तो आई होप कि ये हमारे पास है, जो हमें जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है। इससे पहले हम लोगों ने जो बाकी जेम्स कॉपरैन के अलेक्जेंडर की डेफिनेशन देखी है। तो ये लोग कहते हैं कि द डिज़ाइन पैटर्न आइडेंटिफाई करता क्लासेस को, इंस्टेंसेस को, उनके कौन कौन से इसमें रोल्स हैं, वो आपस में कैसे कोलैबोरेट करेंगे
और हर क्लास में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। ये चीज़ें जो आइडेंटिफिकेशन जो डिज़ाइन पैटर्न है, हर पैटर्न फोकस करता है एक ख़ास डबल ओ डिज़ाइन की तरफ। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन को एक ख़ास प्रॉब्लम, एक ख़ास इशू है, वो इस पे फोकस करता है और फिर ये डिस्क्राइब करता है कि ये कहाँ पे अप्लाई होगा और बी अप्लाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स, कौन से इसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। अब मैं इसको सादा वर्ड में बताता हूँ, परेशानी आप होना। आप लोग करेंगे क्या, ये सब के सब चीज़ें हम हर पैटर्न में देखेंगे। प्रॉब्लम कौन सा था, उस प्रॉब्लम का सलूशन कौन सा है, जब आप इस सलूशन को अप्लाई कर देंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, और आखिर में इसकी एप्लीकेशन डोमेन क्या है। ये चारों चीज़ें हमें हर पैटर्न्स के आखिर में देखेंगे या हर पैटर्न्स के इन बिटवीन देखेंगे। तो लिहाजा अगर आप इस जो यहाँ पे डेफिनेशन को अगर बहुत अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, परेशानी हो ना, ये सब चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगी जब हर पैटर्न में हम इस जब को रिपीट करेंगे तो। अच्छा जी, डिज़ाइन पैटर्न की जो क्लासिफिकेशन है, तो गैंग ऑफ फोर ने डिज़ाइन पैटर्न को 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है। तो जो पहली क्लासिफिकेशन है उससे हम कहते हैं जी क्रिएशनल पैटर्न्स, और दूसरे को हम कहते हैं जी स्ट्रक्चरल पैटर्न्स, और तीसरे को हम कहते हैं जी बिहेवियरल पैटर्न्स। अब इनका मतलब क्या है। क्रिएशनल जो पैटर्न्स हैं ये डील करते हैं कि ऑब्जेक्ट या क्लासेस की क्रिएशन कैसे होगी, कैसे हमने इनिशियलाइज करना है ऑब्जेक्ट्स को, और मज़े की बात, इंपॉर्टेंट बात इसमें ये आएगी कि ये जो क्रिएशन है, ये जो क्रिएशन की जाएगी ऑब्जेक्ट की, ये क्लाइंट से छुपी हुई होगी। क्लाइंट को ये डिटेल नहीं बताने कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हुआ है। तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आएगी, ऑब्जेक्ट की क्रिएशन और इनकैप्सुलेशन होगी। ये क्रिएशन, ये कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया, इसकी डिटेल इनकैप्सुलेट होगी। तो क्रिएशन पैटर्न हमें ये चीज़ सिखाएंगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करना है। जो स्ट्रक्चरल पैटर्न है ये हमें सिखाएंगे कि इंटरफेसेस और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, इनको कैसे स्ट्रक्चर करें, इनको कैसे स्ट्रक्चर लेके आएँ कि ये आपस में डीकपल्ड हों। मतलब डीकपलिंग, अब हम यहाँ पे इन पैटर्न्स में एक ही चीज़ को बार बार वेरीफाई करेंगे कि नई रिक्वायरमेंट के चेंज आने से एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में किस हद तक चेंज हुआ है। तो ज़ीरो चेंज तो मतलब ज़ीरो स्ट्रक्चर तो कभी भी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल है कि ज़ीरो कपलिंग तो कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम देखना कि मिनिमम चेंज के साथ, अगर हमारी स्ट्रक्चर में मिनिमम चेंज के साथ हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमने स्ट्रक्चरल पैटर्न को बिल्कुल ठीक अप्लाई कर लिया है। फिर हम आ जाते हैं जी बिहेवियर पैटर्न की तरफ। तो बिहेवियर पैटर्न में हम देखेंगे कि जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हैं ये डायनामिकली कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं आपस में। तो मैं रिपीट करता हूँ, क्रिएशनल पैटर्न में हमारा मकसद क्या था जी कि ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट होंगे और क्रिएशन का प्रोसेस छुपा हुआ होगा, इनकैप्सुलेट हुआ होगा। दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चरल पैटर्न में हमने क्या देखना है कि इंटरफेसेस और क्लासेस के इम्प्लीमेंटेशन को कैसे क्रिएट किया जाए, मतलब कैसे डीकपल करना है, ये इनका मकसद है। और बिहेवियर पैटर्न में हमारा मकसद क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डायनामिकली कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। तो ये 3 किस्म की क्लासिफिकेशन है जो गैंग ऑफ 4 ने हमें बताई है, तो जिसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे मूव करेंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी। ये 3 पैटर्न हमें नज़र आ रहे हैं जी, जो स्ट्रक्चरल हैं, क्रिएशनल हैं और बिहेवियल हैं। तो फर्दर ये जो आपको नज़र आ रहा है व्हाट आर दीज, ये इनकी क्लासिफिकेशंस हैं, मतलब सॉरी इनकी क्लासिफिकेशन, इन क्लासिफिकेशन के अंदर पैटर्न्स हैं। तो जब हम स्ट्रक्चरल पैटर्न की बात करेंगे तो स्ट्रक्चरल पैटर्न की जो कैटेगरी है इसके अंदर कौन कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। पहला इसमें आपको नज़र आ रहा है जी अडॉप्टर, दूसरा नज़र आ रहा है ब्रिज, फिल्टर एक्चुअली मैं अभी इसको अब फ़िलहाल समझे कि ये अभी प्रॉब्लमेटिक है, मतलब कि ये प्योर है कि नहीं इसको हम देखने की ज़रूरत है। कंपोजिट है, फेसेड है, डेकोरेटर है, प्रॉक्सी है, फ्लाईवेट है, ये स्ट्रक्चरल पैटर्न्स हैं। क्रिएशनल पैटर्न्स में हम बिल्डर पैटर्न और देखें सिंगलटन को है, प्रोटोटाइप है, फैक्ट्री है और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड है। अच्छा, बिहेवियर पैटर्न में एक लंबी लिस्ट है, उसमें इंटरप्रेटर है, टेम्पलेट है, विजिटर है, स्ट्रेटजी है, स्टेट है, ऑब्जर्वर है, मोमेंटो है, आइट्रेटर है, कमांड पैटर्न है, मीडिएटर है एंड चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डेफिनेट 23 या 24 ये पैटर्न बनते हैं। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इन सबको पढ़ सकें, तो हमने क्या करना है कि हर क्लासिफिकेशन में से 2-3 पैटर्न्स को हम लेके आएंगे और उस पर
और फिर हम इस पर वर्किंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम काम शुरू करेंगे क्रिएशन पैटर्न्स के ऊपर, और क्रिएशन पैटर्न में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी सिंगलटन पैटर्न। अब क्वेश्चन है कि मैंने इसको उल्टा पुल्टा क्यों शुरू किया, तो मेरे ख्याल में इस पूरी हायरार्की में जो आपने देखी क्लासिफिकेशन में, सबसे आसान और सबसे आसानी के साथ सबसे सिंपल जो पैटर्न है वो सिंगलटन पैटर्न ही है। इसलिए मैं शुरू करूँगा बिल्कुल सिंपल दुनिया से, फिर हम आगे मूव करेंगे जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसकी तरफ। तो गैंग ऑफ फोर ने क्या किया जी, गैंग ऑफ फोर ने जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी पैटर्न्स हैं उनको 4 एट्रीब्यूट में डिवाइड किया है। हर पैटर्न का कोई ना कोई नाम होगा। जैसे अभी आपने देखा सिंगलटन पैटर्न है, प्रॉक्सी है, फ्लाईवेट है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है, फैक्ट्री मेथड पैटर्न है। तो हर एक को इन्होंने एक नाम दिया है, और वो जो पैटर्न है वो किसी न किसी प्रॉब्लम डोमेन में फिट होता है, प्रॉब्लम कॉन्टेक्स्ट में फिट होता है। अगेन उसका इन्होंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया, एक ऐसा सोल्यूशन होगा कि उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको 1 लाख टाइम रिपीट करेंगे तो ये बिल्कुल सही परफॉर्म करेगा। और आखिर में जी कॉन्सिक्वेंसेस, डेफिनेटली दुनिया में हर चीज़ जो है वो गोल्डन सिल्वर बुलेट नहीं है, मतलब हर जगह पे हमको ट्रेड ऑफ करने पड़ते हैं। तो जब हम इन पैटर्न्स को अप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई ट्रेड ऑफ्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, तो वो हम हर एक के साथ चलेंगे। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में अगर आप किसी किस्म के प्रॉब्लम में हैं, आपको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो परेशान नहीं होना। अब हम जब स्टेप बाय स्टेप हर एक पैटर्न को देखेंगे, हर पैटर्न के नाम, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेस, कहाँ पे इनको अप्लाई करना है, तो ये सबसे सब देखने शुरू करेंगे, तो तब चीज़ें आस्ता आस्ता आप तक बिल्कुल क्लियर होकर पहुँच चुकी होंगी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने हिस्ट्री देखी है डिज़ाइन पैटर्न्स की। उसके बाद हमने देखा ये कैसे गैंग ऑफ फोर ने 1995 में इस प्रॉब्लम के साथ एक थीसिस के साथ आए, पैटर्न क्या होता है, और क्लासिफिकेशन कौन कौन सी पैटर्न्स की, जिसमें हमने क्रिएशनल देखा, स्ट्रक्चरल देखा, बिहेवियरल देखा, और हमने बात की कि हम क्रिएशन पैटर्न से शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्रिएशन पैटर्न से स्टार्ट होगा। उसमें आपके पास एक्लिप्स या विजुअल स्टूडियो या कोई भी लैंग्वेज जो आप फील करते हैं, आप जिसमें आपकी ग्रिप है, आप उसको यूज़ करेंगे। और प्लीज़ हर पैटर्न्स को आपने खुद कोड करके देखना है। जहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं। वैसे अगर आप खुद इसको करने की कोशिश करेंगे, मतलब आप कहेंगे नहीं समझ आई तो आगे चल जाएंगे, तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो ये वो चीज़ें जो लाइफ टाइम आपके साथ चलेंगी। आप एज ए सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर चल जाएँ, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर चले जाएँ, किसी भी फील्ड में इंशाल्लाह ये आपके काम आएंगी सब चीज़ें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।